कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके पिता पैट्रिक को देखते हैं, जो एक खास तरह के कोड के पीछे छुपे मैसेज का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोड एक खजाने तक पहुंचने का राज है और वो उन्हें एक फटे हुए डायरी के पन्ने से मिला था, जिस वजह से बेन के दोस्त राइली ने कहा कि ये कोड पूरा तो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दो वर्ड ही निकल पाएगा। लेकिन बेन और उसके पिता ने ध्यान से सोचा तो उन्हें समझ आया कि उस क्लू में लिखा है लिबर्टी लेडी, जिसका फ्रेंच भाषा में मतलब कुछ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा होगा। अब दुनिया में 3 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैं, लेकिन जब क्लू फ्रेंच भाषा में है तो सबसे पहले वो पेरिस वाले स्टैच्यू को देखने पहुंचे। राइली ने ड्रोन की मदद से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जांच की, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले उनसे पूछताछ करने पहुंचे। बेन ने उनका ध्यान भटकाया और राइली को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर कुछ लिखा हुआ मिला। उसने जल्दी से फोटो खींच ली और फिर उन पुलिस वालों से ही उसे ट्रांसलेट करने को कहा। इन लाइनों में उन्हें इंग्लैंड की रानी के खास टेबल के बारे में पता चला, जो सिर्फ दुनिया में 2 ही हैं। उनमें से एक तो इंग्लैंड में ही है, लेकिन दूसरा रानी ने अमेरिका को तोहफे में दे दिया था, जो अब व्हाइट हाउस में मौजूद है। लेकिन आखिर ये डायरी का पन्ना आया कहां से और उन्हें कैसे मिला, हमें ये बताने के लिए कहानी पीछे जाती है। ये बात है साल 1865 की। उस समय अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। एक दिन जॉन और साइलस नाम के 2 आदमी थॉमस गेट्स के पास आए। थॉमस मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझाने में माहिर था। जॉन की डायरी में एक कोड लिखा था और वो चाहता था कि थॉमस इस कोड की सच्चाई पता लगाए। इस कोड के नीचे उसे सुलझाने का एक सुराग लिखा है, वो कर्ज जो हर इंसान चुकाता है। कुछ देर बाद साइलस ने जॉन से कहा कि तुम अपना जरूरी काम पूरा कर लो, तब तक मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, हो सकता है थॉमस कोड का पता भी लगा ले। जॉन ने साइलस की बात मानी और वो फोर्ड थिएटर बिल्डिंग में गया। वहाँ वो प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन को मारने जा रहा था। गोली चलने की खबर से सभी लोग चौंक गए और थॉमस को पता चल गया कि जो आदमी उसके सामने था वो एक देशद्रोही है। थॉमस को अब तक ये भी पता चल चुका था कि डायरी का कोड एक खजाने तक पहुँचने का रास्ता है, एक मैप है। अब वो नहीं चाहता था कि ये खजाना गलत हाथों में पड़े, इसलिए थॉमस ने डायरी का वो पन्ना ही फाड़ के उसे जला दिया। लेकिन साइलस को पता चल गया और उसने जल्दी से इस कागज को जलने से पहले बचा लिया और थॉमस गेट्स को मार डाला। इस बात को अब काफी साल बीत चुके हैं और अब थॉमस का पड़पोता बेन गेट्स काफी सारे लोगों के सामने अपने परदादा की कहानी सुना रहा था, ताकि उन्हें एक देश प्रेमी शहीद की तरह याद किया जाए। लेकिन वहाँ बैठे एक आदमी ने बेन की कहानी को झूठा बताया और कहा कि थॉमस गेट्स ने ही साइलस और जॉन को अपने पास बुलाया था, ताकि वो इब्राहिम लिंकन की हत्या का षड्यंत्र बना सके। और सबूत के तौर पर उस आदमी ने वो आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा दिखाया। बेन ये कहानी सुनकर हैरान रह गया और उसने उस आदमी से कहा कि मुझे इस कागज की जांच करवानी है पूरी। दरअसल मिच नाम का ये आदमी साइलस का पड़पोता है और जांच पूरी होने के बाद ये साबित हो गया कि ये कागज उसी डायरी का टुकड़ा है। बेन को अब भी यकीन नहीं था कि उसके परदादा ने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो उस टुकड़े की और अच्छे से जांच करना चाहता था। बेन और उसके पिता पैट्रिक अब इस बात से काफी परेशान हैं, लेकिन मिच के पास जो सबूत है उसे झुकलाया तो नहीं जा सकता। मिच की ये पूरी कहानी गेट्स परिवार का नाम डुबा सकती है, इसलिए बेन ने कसम खाई कि वो ये साबित करके रहेगा कि उस डायरी में लिखा हुआ कोड एक खजाने को ढूंढने का रास्ता था, प्रेसिडेंट को मारने का कोई प्लान नहीं। बिना वक्त गवाए बेन अपने दोस्त राइली से मिला, जिसने अब किताबें लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी किताब कुछ खास बिक नहीं रही थी। उसकी फरारी को भी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसके पास अपना टैक्स भरने तक के पैसे नहीं थे। बेन ने अपने घर का सिक्योरिटी कोड पता लगाने के लिए राइली की मदद मांगी, क्योंकि बेन का अपनी गर्लफ्रेंड एबिगेल से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद एबिगेल ने बेन को घर से बाहर निकालकर घर का कोड बदल दिया। अब बेन ने मौका देखकर एबिगेल का एम्प्लॉय कार्ड चुरा लिया। एबिगेल म्यूजियम में एक बड़ी पोजीशन पर थी और इस कार्ड से वो एबिगेल के ऑफिस में घुसकर रजिस्टर देखना चाहता था। लेकिन इससे पहले बेन अपना काम खत्म करके निकल पाता, एबिगेल वहाँ आ गई और उसने बेन को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बेन ने एबिगेल को अपनी सारी परेशानी बताई और उससे कहा कि वो उस डायरी के पुराने टुकड़े की एक बार जांच करना चाहता है। एबिगेल उससे गुस्सा तो थी, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गई, क्योंकि बेन ने कहा था कि इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लेना। जांच करते हुए पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर एबिगेल ने देखा कि इस कागज के पीछे किसी तरह का कोड लिखा है। एबिगेल ने बताया कि कल इस टुकड़े को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और बेन के परदादा को इब्राहिम लिंकन के खून की साजिश
साजिश में हिस्सेदार भी माना जाएगा। एबिगेल की ये बात अगले दिन सच भी साबित हुई जब मिच ने मीडिया में ये खबर छपवा दी कि थॉमस गेट ही इब्राहिम लिंकन के कत्ल का मास्टरमाइंड है। ये खबर जब FBI तक पहुंची तो पीटर, जो कि बेन का दोस्त है, इस बात पर भरोसा नहीं कर पाया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मिच बिना बात के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मिच पुरानी चीजों को खरीदता बेचता है। ये पता लगने पर तो पीटर को और धक्का लगा और वो सोचने लगा कि फिर इसने ये कागज बेचा क्यों नहीं, ऐसे म्यूजियम को डोनेट क्यों कर दिया, जबकि इस कागज के काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। पीटर समझ गया कि ये मिच की जरूर कोई चाल है और वो किसी बहुत ज्यादा कीमती चीज के पीछे है। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। बेन उस कोड के पीछे का पता लगाकर पेरिस पहुंचा और फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से उसे रानी के उस अनोखे टेबल का पता चला, जिसके बाद वो राइली के साथ जल्दी से लंदन पहुंचा। वहीं बेन के पिता पर हमला हो गया, जिसके पीछे मिच और उसके आदमियों का हाथ था। मिच ने मौका देखकर बेन के पिता के फोन का एक क्लोन बना दिया ताकि उसे वो सब कुछ पता लगता रहे जो जानकारी बेन अपने पिता को दे रहा है। उधर बेन और राइली चुपचाप क्वीन के ऑफिस में घुसकर उस अनोखे डेस्क के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं। राइली एक जबरदस्त हैकर है, तो उसने काफी जल्दी CCTV कैमरास को हैक कर लिया और उनकी मदद से बेन को रास्ता बताने लगा। बेन अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसे अचानक एबिगेल मिल गई। एबिगेल बेन की इस मिशन में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी मदद लेने के बजाय बेन ने वहाँ जोर जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। पहले तो एबिगेल समझ नहीं पाई। बेन ने अपनी गर्दन और कॉलर्स पर थोड़ी शराब भी लगा रखी थी ताकि दारू पी के शोर मचाने के जुर्म में गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गार्ड्स उसे अरेस्ट करके पूछताछ के लिए नीचे वाले कमरे में ले गए। यहाँ बेन के साथ साथ एबिगेल को भी लाया गया था। बेन का इशारा पाते ही राइली ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब बेन और एबिगेल एक साथ मिलकर क्वीन का ऑफिस ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने छुपते छुपाते किसी तरह क्वीन का ऑफिस ढूंढा और राइली दोनों को बाहर CCTV कैमरास की मदद से गाइड कर रहा था। आखिरकार इन दोनों को ऑफिस मिल ही गया। उन्हें वहाँ वो अनोखा डेस्क मिला जिस पर एक खुफिया कोड लिखा था। जैसे ही बेन ने इस कोड की पहेली को समझाया तो वो समझ गया कि ये कोई नॉर्मल टेबल नहीं है, ये एक तरह की तिजोरी है जिसे खोलने के बाद उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर बहुत से चिन्ह बने हुए थे। बेन समझ गया कि इसमें जरूर कोई पहेली छुपी है, तो बेन ने ये लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया। उसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि बेन और एबिगेल वहाँ से गायब हैं और बाकी ऑफिसर भी इन दोनों को ढूंढने लग गए। राइली ने ये सब देख लिया और गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए झूठा अलार्म बजा दिया ताकि वो दोनों आसानी से भाग सकें। महल से निकलकर एबिगेल, बेन और राइली ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में बेन ने देखा कि मिच और उसके आदमी उन तीनों का पीछा कर रहे हैं। पता चलते ही तीनों वहाँ से भागे, साथ ही मिच और उसके आदमी उनका पीछा करने लगे। इसी भागदौड़ के दौरान जब गाड़ी में बेन एक स्पीड कैमरे के पास पहुंचने वाला था तो उसने लकड़ी के फट्टे को अपने मुंह के पास रख लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि फोटो आ जाए, क्योंकि उसके फोन का कैमरा खराब था। साथ ही राइली ने कैमरा सिस्टम को हैक करके वो फोटो निकाल ली। इसके बाद बेन ने वो लकड़ी का फट्टा पानी में फेंक दिया ताकि मिच और उसके आदमी उनका पीछा छोड़ दें। जल्द ही बेन अपने पिता के घर गया ताकि वो इस फोटो के इस्तेमाल से लकड़ी पर जो निशान बने हैं उनका मतलब जान सके, लेकिन पैट्रिक भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन पैट्रिक को पता था कि ये काम कौन कर सकता है। तुम्हारी माँ, अपनी माँ के पास लेकर जाए इसे, वही पता लगाएगी इसके पीछे का राज। अब बेन अपनी माँ एमिली के पास जाने को तैयार हो गया, पर वो चाहता था कि पैट्रिक भी उसके साथ चले, लेकिन पैट्रिक ने कहा कि मैं उससे 30 साल से नहीं मिला हूँ। लेकिन आखिरकार बेन ने पैट्रिक को मना ही लिया। अगले दिन वो दोनों एमिली से मिले जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पहले तो पैट्रिक को देखकर एमिली का मूड खराब हो गया, लेकिन फिर अपने बेटे को देखकर वो थोड़ी खुश हुई। एमिली ने खुशी से इस पहेली को सुलझाने में बेन की मदद की, लेकिन इस लकड़ी में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। बेन समझ गया कि अब उसे दूसरे टेबल को ढूंढना होगा जो कि व्हाइट हाउस में रखा गया है। अब बिना वक्त गवाए बेन और एबिगेल सीधा व्हाइट हाउस पहुंच गए, जहां किसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा था। एबिगेल व्हाइट हाउस में काम कर रहे एक आदमी को जानती है जो उसे पसंद भी करता है। उसका नाम है कॉनर। शुरू में तो कॉनर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बेन ने कहा कि हम बस प्रेसिडेंट का ऑफिस देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार दिखा दो। साथ ही उसने कह दिया कि एबिगेल का बहुत मन है, उसे मना करोगे तुम? बेचारे कॉनर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अब जब एबिगेल चाहती थी तो उसे करना ही पड़ेगा। कॉनर ने इन दोनों को थोड़ा चौकन्ना रहने की सलाह दी, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऐसे ही किसी को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे ही बेन को वो डेस्क दिखाई दिया तो उसने एबिगेल को इशारा कर दिया, जिसके बाद एबिगेल ने अपना एक ईयररिंग
गिरा दिया और कॉनर को उसे ढूंढने के लिए मदद मांगी और कॉनर से कहा कि मेरी मदद करो ना इसे ढूंढने में। अब बेन डेस्क के पास जाकर पहेली सुलझाने लगा, लेकिन जब उसने पूरी गुत्थी सुलझा भी ली तो देखा कि वहाँ पर तो वो टुकड़ा है ही नहीं, उसे पहले ही किसी ने निकाल लिया था। निराश होकर एबिगेल और बेन व्हाइट हाउस से बाहर आ गए और राइली को बताया कि लकड़ी वहाँ है ही नहीं। अब वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर वो लकड़ी का फट्टा हमें मिलेगा कैसे। तभी राइली को याद आया कि प्रेसिडेंट्स को तो पता होगा इस बारे में। तभी राइली ने दिमाग लगाया कि बहुत सारे प्रेसिडेंट इस डेस्क का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये जरूर किसी न किसी प्रेसिडेंट का ही काम होगा और इस सब के बारे में उस खुफिया किताब में जरूर लिखा होगा जो हर एक पुराना प्रेसिडेंट अपने नए प्रेसिडेंट को देता है। अब प्रेसिडेंट से मिलने का कोई जुगाड़ तो उसके पास था नहीं, लेकिन तभी बेन के मन में ख्याल आया कि प्रेसिडेंट को किडनैप ही कर लेता हूँ मैं। अगले दिन राइली और पैट्रिक ने मिलकर वॉशिंगटन के सारे होटल बुक कर लिए ताकि प्रेसिडेंट के जन्मदिन के लिए सिर्फ वर्मिन होटल ही अवेलेबल हो। उसी शाम बेन प्रेसिडेंट से मिला जो उसे पहले से जानता है क्योंकि बेन गेट्स परिवार का हिस्सा है। बेन ये बात जानता था कि प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को काफी मानता है, इसलिए बेन ने जॉर्ज वॉशिंगटन का बनाया एक मैप प्रेसिडेंट को दिखाया जिसके अंदर एक खुफिया टनल दिखाई गई है। बेन ने बताया कि ये टनल यहाँ से पास ही है और जोश जोश में प्रेसिडेंट भी उसके साथ चल दिया वो टनल देखने। तब बेन और प्रेसिडेंट एक साथ इस टनल की तरफ गए। प्रेसिडेंट ने गार्ड को बाहर ही रुकने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो आराम से घूमना चाहता था। बेन और प्रेसिडेंट दोनों ये टनल देखने निकल गए। बेन ने बिना किसी रुकावट के प्रेसिडेंट और अपने आप को वहाँ बंद कर लिया। अब उसने बिना वक्त गवाए प्रेसिडेंट से इस किताब के बारे में पूछा। पहले तो प्रेसिडेंट ने ये राज खोलने से मना कर दिया, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने देखा कि ये बेन के लिए कितना मायने रखता है तो वो मान गया। आखिरकार प्रेसिडेंट ने बेन को बता दिया कि ये किताब एक खास लाइब्रेरी के सेक्शन में रखी है। प्रेसिडेंट ने उसे बुक नंबर भी बताया जो इस किताब को ढूंढने का खुफिया कोड है। उनकी इस बातचीत के बाद वो दोनों बाहर निकले। प्रेसिडेंट ने बेन से कहा कि अगर तुम इस किताब को निकालते हुए पकड़े गए तो मैं पब्लिक में तुम्हें बचाऊंगा नहीं, तो इसलिए बेहतर यही होगा पकड़े मत जाना। इसके बाद बेन, एबिगेल और राइली उस लाइब्रेरी में पहुंचे। क्योंकि एबिगेल यहाँ काम करती है तो उसे यहाँ का चप्पा चप्पा पता था। वो सीधा प्रेसिडेंट की बताई हुई जगह पर पहुंच गई जहाँ वो किताब उन्हें मिलेगी, लेकिन वहाँ पर किताब थी ही नहीं। राइली को लगा कि शायद किसी ने लाइब्रेरी से वो किताब पढ़ने के लिए ले ली होगी, लेकिन तभी बेन को शेल्फ के पीछे कोड भरने की जगह मिली और जैसे ही उसने वहाँ किताब का नंबर डाला तभी अंदर से वो किताब निकल आई। तभी बेन ने किताब के अंदर उस खास टेबल वाला सेक्शन खोला और वहाँ उन्हें उस लकड़ी के फट्टे की फोटो मिल गई जिसकी बेन ने अपने कैमरा से फोटो खींच ली। क्लू मिलते ही वो तीनों वहाँ से जल्द निकलने लगे क्योंकि अब FBI बेन को ढूंढ रही है। अब बेन ने सुझाव दिया कि सबको अलग अलग निकलना होगा। बाहर निकलते हुए एबिगेल पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकल आई और जल्द ही बेन भी बाहर आ गया। तभी मिच को भी पता चल गया कि बेन को वो क्लू मिल गया है क्योंकि उसने पैट्रिक के फोन को क्लोन किया हुआ था। तो जैसे ही बेन ने अपने पिता को वो फोटो भेजी वो मिच के पास भी चली गई। मिच जानता था कि एमिली उस कोड को ट्रांसलेट कर सकती है, तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। शुरुआत में तो एमिली ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन फिर मिच ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया कि तुझे और तेरे पति दोनों को मार दूंगा। थोड़ी देर बाद पैट्रिक इसी पहेली को तेरे पास डिकोड करवाने आएगा, उसे गलत सुराग देना है तुम्हें, ठीक है? जब पैट्रिक एमिली के पास आया तो उसने वही किया जो मिच चाहता है, लेकिन एमिली को अपने बेटे पर भरोसा है कि वो खुद ब खुद इस क्लू को ढूंढ लेगा। अगले दिन मिच एमिली को माउंट रशमोर ले गया क्योंकि उस लकड़ी के फट्टे के हिसाब से खजाना वहीं कहीं है, लेकिन बेन और उसके दोस्त वहां पहले से ही पहुंच गए थे क्योंकि बेन ने खुद इस पहेली का पता लगा लिया था। जैसे ही मिच और बेन ने एक दूसरे को देखा तो मिच ने एमिली को जान से मारने की धमकी दी। इस पर बेन ने कहा कि देख, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मेरे साथ साथ तुझे भी अरेस्ट कर लेगी। इस पर बेन ने कहा कि अभी आखिरी पहेली बाकी है और तू बिना मेरी मदद के उसे नहीं ढूंढ पाएगा। ये बात मिच भी कहीं ना कहीं जानता था, तो अब वो बेन के साथ खजाने को ढूंढने के लिए मजबूर हो गया। कुछ ही देर बाद ये लोग एक पथरीले इलाके में पहुंचे। अगली पहेली कुछ ऐसी थी कि जब बिन मौसम बरसात होगी तो पक्षी तुम्हें राह दिखाएगा। बेन इस पहेली की सच्चाई कुछ हद तक समझ गया और उसने सबको कहा कि इन पत्थरों पर पानी डालो, अगला क्लू इन्हीं में कहीं छुपा है। पानी डालने पर एक पत्थर के ऊपर एक पक्षी का निशान बन गया। वो पक्षी जिस तरफ इशारा कर रहा था वहाँ पत्थरों के बीच में थोड़ी सी जगह थी।
बेन ने जैसे ही इस पत्थर में हाथ डालकर इधर उधर घुमाया तो अचानक दूसरी ओर पहाड़ों के बीच में छोटा सा रास्ता बन गया। सभी लोग जल्द ही वहां अंदर पहुंचे। उनके अंदर जाने के कुछ पल बाद ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अब वो सभी लोग अंदर फंस चुके थे। सबने बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की लेकिन रास्ता किसी को नहीं मिला। अचानक से उनके नीचे का फर्श भी हिलने लगा। बेन, रायली, एबिगेल और मिच फिसलकर नीचे गिर गए। वहीं बेन के माँ बाप ऊपर ही रह गए। अब वो लोग अलग होकर भी बाहर का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी एबिगेल को पास में एक सीढ़ी दिखी। बेन सबसे पहले उस पर चढ़ना चाहता था लेकिन सीढ़ी उसी फिसलने वाले फर्श पर है। बेन ने उन सबको इस तरह खड़े रहने को कहा जिससे सीढ़ी फिसले ना। मिच बेन के आगे है इसलिए पहले मिच ऊपर जाएगा। ऊपर चढ़कर मिच को उन तीनों की मदद करनी थी लेकिन मिच मदद के लिए आया ही नहीं। उसके बाद जैसे ही एबिगेल ऊपर चढ़ने लगी तभी अचानक वो लकड़ी का फर्श टूट गया और रायली भी एबिगेल के पीछे जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ गया लेकिन बेन फर्श पर ही रह गया। ऐसा लग रहा था मानो बेन का खेल खत्म, लेकिन ऐन वक्त पर मिच ने उसकी मदद की। अब उन चारों को एक कमरा मिला जहाँ पर पानी जमा होता है। थोड़ा ढूंढने पर पता चला कि अगला क्लू पानी के अंदर ही है। उस सुराग को पाने के लिए उन्हें पानी को सबसे पहले रोकना होगा। अब इस आखिरी पहेली को सुलझाते हुए जब वो लोग आगे बढ़े तो आखिरकार इन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, एक पूरा सोने से बना हुआ अंडरग्राउंड शहर। उसी वक्त बेन के माँ बाप भी वहाँ पहुँच गए। इस खजाने के यहाँ मिलने से ये साबित हो गया कि थॉमस गेट यानी बेन के परदादा की कहानी सच्ची थी और उन्होंने इब्राहिम लिंकन को मारने की कोशिश नहीं की। मिच ने कबूल किया कि यही उसका प्लान था। वो जानता था कि वो खजाने तक बेन की मदद के बिना नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए मिच ने बेन के परदादा का नाम मिट्टी में मिलाने का फैसला किया ताकि बेन इस खजाने को ढूंढने के पीछे लग जाए। खैर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। उस जगह पर पानी लीक होने लगा। अगर वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकले तो फंसकर यहीं मर जाएंगे। इतने में पैट्रिक और एमिली भी वहाँ पहुँच गए। पैट्रिक ने सबको बताया कि पानी नीचे की तरफ बह रहा है, मतलब जहाँ से ये पानी आ रहा है वहीं से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर की तरफ बढ़े पानी का बहाव और तेज हो गया। अब बाहर निकलने का रास्ता भी कुछ इस तरह से बना रखा था कि जैसे ही वो ट्रिगर छोड़कर आगे बढ़ते अचानक दरवाजा बंद हो जाता, यानी किसी को वहां रहकर दरवाजा खोले रखना होगा। अब सवाल ये था कि कौन वहां रुकेगा। इस पर मिच ने कहा कि अगर तुम वादा करो कि मेरे परिवार का नाम लिया जाएगा कि इन्होंने भी खजाना ढूंढने में मदद की थी तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ। मिच ने कहा कि इतिहास में मेरे खानदान का नाम इब्राहिम लिंकन को मारने के लिए बदनाम है, इसीलिए वो चाहता था कि सोने के शहर की खोज में विल्किंसन परिवार का नाम आ जाए। बेन ने वादा किया कि ऐसा ही होगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। बेन ने पुलिस को बताया कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, लेकिन बेन को प्रेसिडेंट को थोड़ी देर के लिए किडनैप करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बेन को प्रेसिडेंट के पास ले जाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि बेन ने तो टनल में मेरी जान बचाई थी किडनैपर्स से। इस तरह बेन जेल जाने से बच गया और साथ ही उसे एक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उसने अपने परदादा का नाम खराब होने से बचा लिया। उधर एबिगेल और बेन के बीच में भी सुलह हो गई क्योंकि एबिगेल ये मानती थी कि बेन उसे बहुत अच्छे से समझता है। जब ये खबर निकली कि रायली का एक और खजाना ढूंढने में हाथ है तो उसकी किताब धड़ाधड़ बिकने लगी, साथ ही उसकी फरारी भी उसे वापस दे दी गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।